हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले क्योंकि मेरे नोट सिंपल एंड इजी फॉर्मेट में है। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। हमने इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक्स जोड़े हैं सब लेक्चर्स में, आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो बताइए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए जो वीडियो 60 मिनट की यूट्यूब पर मिलती है वो यहाँ 30 मिनट्स में मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ दिख रहा होगा ये एकदम से कि ये क्या है, ब्लू टाइप का, इसको बोला जाता है ब्लू ड्रैगन। क्या बोला जाता है? ब्लू ड्रैगन। चलो इसको पढ़ते हैं। तो ब्लू ड्रैगन क्या है, उसका और क्या नाम होता है? उसको बोला जाता है ग्लोकस अटलांटिकस। क्या बोला जाता है? ग्लोकस अटलांटिकस। टाइप ऑफ मोल्यूस्क और सी स्लग बोला जाता है इसको, नॉन एज, याद रखना, नूडी ब्रांच। क्या बोला जाता है? नूडी ब्रांच। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, उसके सरफेस पर पाया जाता है। इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वाटर्स, यानी एक तो टेम्परेट वाटर्स हो सकता है या ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है। ये पानी के ऊपर तैरता है। These sea slugs are pelagic. They float upside down by using the surface tension of the water to stay up. यानी इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं। Rarely grow larger than 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 3 सेमी से बड़े बहुत कम ऐसे जो ये ब्लू ड्रैगन होते हैं वो 3 सेंटीमीटर से ऊपर होते हैं, रेयरली मिलते हैं। बाकी इनकी लंबाई मोस्टली हायर कितने होते हैं? 3 सेंटीमीटर। एक्ट एज क्या? कंफू प्लेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ओशन वेव्स। यानी एक चीज़ बताओ कि जो ओशन की वेव्स होती है उसमें भी ये अपने आप को सहन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, अभी इनकी कुछ चीज़ें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। फीड ऑन अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स, और ये क्या करते हैं? जो अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स है, अदर एक्वेटिक क्रिएचर आपको कैसे, मतलब जो पानी के अंदर और भी एक्वेटिक मेमल्स रह रहे हैं, छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे जो मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरियाज, उनको कंज्यूम करने का काम किसका होता है? इन ब्लू ड्रैगन्स का। इट्स फिंगर्स आर वेरी वेनमस, और इनकी फिंगर्स बहुत जहरीली होती है। अगर इनकी फिंगर से आपको टच भी हो जाती है तो आपकी डेथ हो सकती है। सोचिए आप, इतनी इनकी फिंगर्स में जहर होता है। उसके अलावा अगर ये एक बार छोटा सा डंक मार दे, फिंगर्स के थ्रू नहीं, केवल डंक की बोल रहा हूँ, तो अगर वन स्टिंग फ्रॉम इट कैन लीड टू, अगर आपको इन्होंने छोटा सा डंक भी मार दिया ना तो उसके कारण आपको जुकाम हो सकता है, दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इनके डंक से। उनके डंक तो मुंह से मारा जाता है, लेकिन अगर इन्होंने इनके फिंगर से आपके अटैक कर दिया तो इनके फिंगर इतने जहरीले हो सकते हैं कि आपकी डेथ हो सकती है। कोल्ड ब्लू सी स्लज भी बोला जाता है, ब्लू एंजल्स भी बोला जाता है, याद रखना सी स्वेलोज भी बोला जाता है। एन एयर बबल स्टोर्ड इन स्टोमक कीप्स द ब्लू ड्रैगन ऑफलोट। अब एक इसके अंदर क्या होता है, आप एक चीज़ बताओ कि ये पानी के ऊपर तैरते कैसे हैं? तो इनके अंदर एक एयर बबल बना होता है। क्या बना होता है? एयर बबल, जो कि स्टोर्ड होता है इनके स्टोमक, पेट के अंदर होता है। कीप्स द ब्लू ड्रैगन अफ्लोट, यानी जो पानी पर तैरने के लिए इनकी मदद करता है। याद रखना है आपको ये चीज़, एयर बबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। उसके अलावा दे आर हर्मे, मतलब फेरोडाइट्स। क्या होते हैं? हर्मे फेरोडाइट्स होते हैं। आइए, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक तो समझ लेना, ये वर्ड कभी सुना नहीं होगा, सुना है तो वापस से समझ लो। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति या एक जानवर जिसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी के अंदर होता है। तो दोनों सिस्टम जब एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही जानवर, एक ही एनिमल में या एक ही एक्वेटिक एनिमल में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट्स बोला जाता है। तो ये हमारे ब्लू ड्रैगन के अंदर है और इसके अंदर एयर बबल होता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। चलो ये पढ़ लिया। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है, मैक्रोन एक्सेप्ट पीएम्स इनवाइट टू बी द चीफ गेस्ट एट आरडी फेट। तो अभी जो हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड है उसके अंदर, रिपब्लिक डे के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में किसको एक्सेप्ट किया, किसने इनवाइट किया है? एक्सेप्टेंस। तो इनवाइट मतलब हमने किसको इनवाइट किया है? हमने इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो फ्रांस के हमारे प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन, उनको हमने इनवाइट किया है। तो क्या उससे पहले और किसी को इनवाइट किया था? तो बिल्कुल जो बाइडन को इनवाइट किया था, बट जो बाइडन ने मना कर दिया है, और उनके मना करने के बाद ही हमने किसको बुलावा भेजा है? इमैनुअल मैक्रोन को। और उन्होंने बहुत खुशी से बोला है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट आने का मौका दिया। तो ये अभी वो आने वाले हैं बहुत जल्दी। अब इस चीज़ को समझो, मैक्रोन एक्सेप्ट पीएम्स इनवाइट टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे, मतलब जो परेड होती है। तो अभी हमारे लिए क्या न्यूज़ काम किया? तो हमारे लिए काम किया है रिपब्लिक डे और इंडिया एंड फ्रांस। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप को पढ़ना है, क्योंकि वो रिपब्लिक डे पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझो इंडिया एंड फ्रांस को। तो फ्रांस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, यानी फ्रांस ऐसी पहली कंट्री में से एक था, उन पहली कंट्री में विथ विच इंडिया साइंड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन जनवरी 1998। यानी जब कोल्ड वॉर किसके अंदर, रशिया और जब यूएसए की जो कोल्ड वॉर चल रही थी, और उस टाइम पे आपको पता है सोवियत यूनियन का बंटवारा हुआ था। तो उस टाइम पर इस जो उन कंट्रीज के अंदर पहली उस स्थिति के अंदर क्या हुआ था, पहली ऐसी कंट्री थी फ्रांस, उन पहली कंट्री में से एक था जिसने भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। फ्रांस ने सपोर्ट किया था इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 में, न्यूक्लियर टेस्ट को भी सपोर्ट किया। सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस आइटम ऑफ इंडिया इन 2017 से 2021 के अंदर। डिफेंस आइटम, जो भी जितने भी डिफेंस आइटम्स होते हैं उनका सबसे सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर कौन था? फ्रांस। याद रखना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर फ्रांस का नंबर आता है। जॉइंट एक्सरसाइज पढ़ लो, एक्सरसाइज शक्ति आर्मी के अंदर, एक्सरसाइज वरुण नेवी के अंदर, और एक्सरसाइज गरुड़ ये एयरफोर्स के। तो ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। याद रखना, एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुणा और एक्सरसाइज गरुड़, ठीक है। और बायलैटरल ट्रेड होती है दोनों देशों के बीच में
मतलब 13.17 बिलियन यूएस डॉलर 2022 से 23, यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर, इस छोटे से पीरियड के अंदर बायलैटरल ट्रेड कितनी हुई, यूएस डॉलर 13.17 बिलियन। फ्रांस इज द 11th लार्जेस्ट, सॉरी मैंने फोर्थ बोला था, याद रखना, 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। अगर टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, तो इंडिया के अंदर जो 11वें नंबर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो कहाँ से आता है, फ्रांस से। फ्रांस सपोर्ट इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर यूएनएससी में हमको मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए परमानेंट मेंबरशिप के लिए कौन हमारा सपोर्ट करता है, फ्रांस। इंडिया सपोर्टेड फ्रांस इन द पेरिस एग्रीमेंट, और इंडिया ने भी उनको सपोर्ट करता है। इंडिया ने जैसे 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो किसको सपोर्ट किया था, फ्रांस को। उसके अलावा इंडिया फ्रांस ने लॉन्च किया था द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015। आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया था जिसमें अभी 100वां मेंबर कौन बना था, यूएसए। तो उसको लॉन्च किसने किया था, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर, कब, 2015 के अंदर। तो याद रखना है कि इंडिया और जो फ्रांस की रिलेशनशिप है बहुत जोरदार है। अब एक चीज़ और समझो कि जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को, वो 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखो 26 जनवरी 1930 की बात है, 26 जनवरी 1930 के लिए बोल रहा हूँ, उस दिन स्वराज्य डे सेलिब्रेट किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तब उन्होंने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और उसी मेमोरियल डे को वापस उसको मेमोराइज करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी उपलक्ष्य पे हमको ये चीज़ याद रखनी है कि भाई 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, मिनिस्ट्री होल्ड मीटिंग विद सीएम ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ओवरलेग इन, जो डेवाइन स्कीम है, अभी आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। एक डेवाइन स्कीम लॉन्च की है किसके द्वारा, जो हमारी मिनिस्ट्री, मैं बता दूंगा आपको सारी चीज़ें, 1 सेकंड। एक डेवाइन स्कीम लॉन्च की है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो मैं अभी उसको समझाने वाला हूँ आपको, तो समझो। पीएम डेवाइन स्कीम क्या है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 स्कीम होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की मतलब सारा पैसा कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% जो भी उसमें बजट लगने वाला है। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ पैसा सेंटर देती है, कुछ स्टेट देती है। एग्जाम्पल, सेंटर मोस्टली ऐसा होता है कि सेंटर तो देती है 60%, स्टेट देती है 40%। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होता है, सेंटर देती है 90% और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 10% देते हैं। चलो, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2022-23 के अंदर एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट। किसके द्वारा, पीएम डेवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया था। कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द पीएम डेवाइन स्कीम ऑन 12 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इसको अप्रूवल भी दे दी थी। इसके अंदर 100% फंडिंग किसकी है, सेंट्रल की। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की ये जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा मतलब इसको हैंडल किया जाता है। चलो, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको फंड करना, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या होंगे, वहाँ पर जैसे डैम्स हो गए, वहाँ पर जो भी सोशली जरूरत, स्कूल है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल है, तो वो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। एम्पावर करना यूथ एंड वुमन, जिसके कारण यूथ एंड वुमन को कैसे एम्पावर करोगे, उनकी स्किल को डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च करने होंगे, उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी होगी, उसके कारण क्या होगा, उनकी अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी, और उनको सिखाना है कि हम कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके, पीएम डेवाइन स्कीम के ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इनिशियल एलोकेशन कितना है, तो 1500 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट पास किया गया है। स्कीम हैज एन ओवरऑल आउटले ऑफ 6600 करोड़। याद रखना है आपको, स्कीम के अंदर ओवरऑल आउटले कितना होगा, 6600 करोड़। तो ये चीज़ भी पढ़ ली है। अब अदर इनिशिएटिव, नॉर्थ ईस्ट रीजन में और भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने, तो उनको भी एक बार नाम उनका याद रखना है आपको। एक तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, एक होता है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम एंड नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर रोड को डेवलपमेंट करने वाला प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में एक तो काला धन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, म्यांमार के साथ में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडिया म्यांमार के बीच में काला धन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। उसके अलावा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, तो बांग्लादेश इंडिया चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, और एक भारतमाला परियोजना, ये भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ही है। वैसे तो ये भारतमाला परियोजना पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को भी अभी स्ट्रॉन्ग कर रही है। अगर कोई सेंट्रल की स्कीम है वो अगर पूरे देश में एप्लीकेबल है तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी एप्लीकेबल है, इसलिए इस इनिशिएटिव को साथ में मैंने राइट डाउन किया है। अब एक न्यूज़ और आई है, C&AG ऑडिट फाइंड्स गवर्नमेंट गेव विडो पेंशन टू मेन इन झारखंड। अब देखो आप, एक लोगों को तो पेंशन मिल नहीं रही है, और झारखंड में क्या केस हो रहे हैं, जो पेंशन फीमेल्स को मिलनी चाहिए वो किसको मिल रही है, मेन को। जो पेंशन आप सोचिए कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है मेन, उनको किसको मिल रही है, फीमेल्स को, मेल्स को मिल रही है झारखंड में। उसके अलावा और क्या हो रहा है, किसके नाम से खर्चा उठाया जा रहा है, देखो इन द ऑडिट इरेगुलरिटी वाज फाउंड इन प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है जिसके अंदर 1.17 करोड़ पेड कर दिए गए टू फेक स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स भी फेक लेके आ गए हैं जिनको क्या दी गई है, स्कॉलरशिप। उसके अलावा 9.99 करोड़ ऑफ पेमेंट वर डन टू फेक स्टूडेंट्स अंडर द स्कॉलरशिप गिवन टू माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी वाली स्कॉलरशिप के अंदर 9.99 करोड़ दिए गए हैं। एंड उसके अलावा जो स्कीम शेड्यूल कास्ट को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके अंदर भी गड़बड़ है। और ऐसा भी पाया गया है कि 9.54 लाख वॉज डन टू 16 मेन अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, यानी जो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है उसके अंदर 9.54 लाख रुपए की पेंशन दे दी है, किसको, 16 आदमियों को, जबकि वो तो लेडीज के लिए थी। बट ठीक है, अभी ये इतनी चीज़ें हो रही है ना, तो ये सब किसकी रिपोर्ट है, C&AG की रिपोर्ट। तो अभी हमको क्या समझना है,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, क्या मतलब ये क्या होता है, कौन सी पोस्ट होती है, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो नवंबर 2024 तक जिनका टेन्योर रहेगा। चलो ये चीज़ हमारे लिए अभी काम की नहीं है, लेकिन कोई वनडे एग्जाम आए तो याद रखना कि गिरीश चंद्र नाम से एक पर्सन है, जीएस बोला जाता है, जीसी मुर्मू, ठीक है। आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द C&AG। अब इस चीज़ को याद रखना है, आर्टिकल जो 148 है वो प्रोवाइड्स करता है फॉर इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द C&AG। तो आर्टिकल 148 किसको कवर करता है, एज पर आर्टिकल 148 वो बोलता है कि C&AG का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए संविधान का। दूसरी चीज़, इट इज़ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, C&AG। आर्टिकल 149 से 151 भी देख लो, ड्यूटीज एंड पावर फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन। इसके अंदर आर्टिकल 149 से 151 क्या चीज़ को कवर करता है, तो सबसे पहले ड्यूटीज एंड पावर ऑफ C&AG, उसके बाद फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स की जो अकाउंट्स है उसका फॉर्म, एंड उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट। तो इन तीनों का कौन कवर करता है, आर्टिकल 149 से 151। आर्टिकल 279 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, या नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट कौन करता है, उसके अंदर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 279 है। अब आर्टिकल 279 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट किया है, तो याद रखना एक तो आर्टिकल 148 से 151 किसका है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 279 को भी देख लिया है। एक थर्ड शेड्यूल किसका करता है, तो ओथ और अफर्मेशन ऑफ C&AG। C&AG की जो ओथ और अफर्मेशन है, आपने सुना होगा कि सैलरी पेंशंस मतलब सेकंड शेड्यूल के अंदर, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ और अफर्मेशन किसकी, C&AG की, वो कौन सा थर्ड शेड्यूल कवर करता है। अगर सैलरी से रिलेटेड सैलरी अलाउंस, ये कौन सा सेकंड शेड्यूल कवर करता है, C&AG का। उसके अलावा 6 शेड्यूल में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मणिपुर, मतलब 1 सेकंड है ना, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कहाँ है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट है, इसके अंदर क्या होता है, ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब उसमें ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो अब आप सोचिए कि इसके अंदर C&AG उन ट्राइबल एरिया के अंदर भी ऑडिट करने का काम करता है। चलो ये चीज़ हो गई। हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या C&AG कौन होता है, तो C&AG एक पर्सन होता है, याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन तो है बट ये उनका हेड होता है, इसको C&AG बोला जाता है। जो उस डिपार्टमेंट का है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, C&AG। क्रिएटेड इन 1753, और इस पद को कब क्रिएट किया गया था, 1753 के अंदर, मतलब इस पद को और इसके साथ में इस डिपार्टमेंट को भी। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, और ये पब्लिक पर्स का गार्जियन इसको बोला जाता है। वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है उसकी जो बेक होती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये भी है, जिसके अंदर जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसका पार्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और अब क्या एक और क्या नाम है, C&AG। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, इसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर क्या रहती है, तो 6 ईयर और अप टू 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, यानी एक साइड में 6 साल और 65 साल तक विच एवर इज अर्लियर, तो ये इनकी टेन्योर होती है। रिमूवल ऑन सेम ग्राउंड्स एंड मैनर एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। अब इस चीज़ को समझो, इसको रिमूवल कैसे किया जा सकता है कि सेम ग्राउंड पे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह रिमूव किया जाता है, उसी ग्राउंड पर किसको रिमूव किया जाएगा, C&AG को, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है। अब इस चीज़ को समझो, कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। तो इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, मैंने मैनर तो बता दिया, पर वो मैनर भी देख लो साथ के साथ कि जो सुप्रीम प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, किस बेसिस पे, एक रिजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। अगर दोनों ने स्पेशल मेजोरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास किया है, उस केस में C&AG का रिमूवल हो जाएगा। और रिमूवल करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास पावर, लेकिन उसके बैकहैंड में एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बाई पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा विद स्पेशल मेजोरिटी। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, यानी फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सैलरी इन अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी जो सैलरी होती है और जो अदर सर्विस कंडीशंस होती है उसको कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अब ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सैलरी अलाउंस एंड जो पेंशंस होती है ऑफ C&AG ऑफिस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पर वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कंसोलिडेटेड CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज कर दिया जाता है सैलरी अलाउंस एंड जो पेंशन ऑफ C&AG ऑफिस। और उसके अलावा इसकी जो सैलरी इन कंडीशंस कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द C&AG इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, ये अपने आप में एक सेपरेट बॉडी है, इंस्टीट्यूशनल सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। और C&AG का एक्ट कौन सा है, तो CAG ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। याद रखना, CAG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड, अब ये कौन कौन सी चीज़ों की ऑडिट करता है, हमने ये तो बोल दिया कि C&AG का काम ये है वो है ऑडिट, तो इसका काम क्या है, तो ये भी समझ लो कि ये ऑडिट करने का काम करता है। किसके अकाउंट्स की, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईस्ट स्टेट की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी की, और उसके जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुल मिला के जहाँ पर भी कंसोलिडेटेड फंड है, जैसे इंडिया स्टेट लेवल पर, यूनियन टेरिटरी लेवल पर, तो उसकी ऑडिट करने का काम किसका है, C&AG का। ऑडिट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया स्टेट। अब इस चीज़ को समझा, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट के जो एक्सपेंडिचर, उससे जो भी खर्चे हो रहे हैं, और जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट भी होता है, उनसे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी ऑडिट करने का काम भी किसका है, C&AG का।
इधर तो ऊपर तो क्या रेवेन्यू मतलब CFI में आया क्या गया क्या सबको चेक करता है, और एक्सपेंडिचर को भी चेक करता है। चलो एक्सपेंडिचर का हो गया। उसके अलावा ऑडिट करता है P&L की, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके बैलेंस शीट P&L की ऑडिट करने का काम भी किसका है, हमारी C&AG का। उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनमें भी वो ऑडिट करते हैं। ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी एंड अथॉरिटी फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू, यानी अगर ऐसी कोई बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू से चल रही है, उससे फाइनेंस हो रही है, तो उनकी ऑडिट करने का, उनकी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट करने का काम भी किसका है, उनकी रिसिप्ट एंड जो एक्सपेंडिचर होती है उनकी ऑडिट करने का काम भी C&AG का है। और गवर्नमेंट कंपनीज, यानी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उनकी ऑडिट करने का काम भी किसका है, C&AG का। और अगर कोई अथॉरिटी ऐसी है जिसके लिए स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि आप इसकी ऑडिट करो, C&AG इसकी ऑडिट करेगा, उस केस में भी C&AG ऑडिट कर सकता है। चलो ये हो गया। और एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड के रूप में ये एक्ट करता है। ये चीज़ आपने समझ ली होगी। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज आई है, गवर्नमेंट एम्स टू सेटअप 17,000 क्रेचे एरोज इंडिया। एक 17,000 क्रेचे, तो अभी क्या एक नेशनल क्रेचे स्कीम है, नेशनल क्रेचे स्कीम उसको याद रखना है। तो नेशनल क्रेचे स्कीम क्या होता है तो मैं समझा देता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे 6 साल तक के, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, क्योंकि उनकी मम्मी अगर वर्किंग वूमन है तो वर्किंग वूमन काम कर सके, तो इनको क्या किया जाता है, आंगनबाड़ी के अंदर उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो आराम से रह सके। तो अब इस चीज़ को समझ लो। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, बिल्कुल सही जवाब है, ये सेंट्रल की स्पॉन्सर स्कीम है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर स्कीम तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, फिर से बता रहा हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% पैसा सेंट्रल देती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ पैसा सेंट्रल और कुछ पैसा स्टेट देती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अर्लियर नेम्ड एज राजीव गांधी नेशनल क्रेची स्कीम, यानी जो अर्लियर इसका पहले क्या नाम था, राजीव गांधी नेशनल क्रेची स्कीम, और अभी इसका नाम क्या हो गया, नेशनल क्रेची स्कीम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा डे केयर फैसिलिटी टू चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन को डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं, और वर्किंग मदर्स। टू इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन का जो हेल्थ स्टेटस होता है और न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, यानी न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना और चिल्ड्रन की हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना है। तो ये काम भी किसका है, आप इस चीज़ को समझो कि एक तो बच्चों की न्यूट्रिशन को और हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना है, ये किस स्कीम के अंदर आएगा तो नेशनल क्रीच स्कीम के अंदर। टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन की होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है। कुछ फीचर्स है इस स्कीम के अंदर, सबसे मेन चीज़ तो डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है फॉर 3 to 6 ईयर, मतलब ये उनका टारगेट है कि हम 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। ग्रोथ की मॉनिटरिंग करना, हेल्थ का चेकअप करना, किन के लिए, बच्चों के लिए। अब बेनिफिट्स भी समझ लो साथ के साथ, मैनेज करियर एज वेल एज देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचिए कि अगर एक लेडी है जो चाहती है कि मैं वर्किंग करूं, लेकिन वो अपने बच्चे के हिसाब से वर्किंग नहीं कर पा रही है, तो उसको नेशनल क्रेचे मिशन के अंदर वो फैसिलिटी मिल जाएगी, तो अल्टीमेटली वो मैनेज कर पाएगी करियर एज वेल एज देयर फैमिली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज कर सकती है। जेंडर डाइवर्सिटी एंड वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस पर जेंडर डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग वुमेंस को आजकल वर्किंग वुमेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर वो वर्क करेगी तभी तो जेंडर्स जो डाइवर्सिटी है, केवल मेल की जो मतलब हमारा डोमिनेशन था, मेल की जो मोनोपोली थी इन द एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वुमन भी उतना ही एक्टिव हो चुकी है। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, और इसके कारण जेंडर इक्वलिटी भी बढ़ेगी और एक अच्छी डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब एक न्यूज़ आई थी, टेलीकॉम लॉ अपग्रेड फॉर ए डिजिटल ऑथोरिटेरियन स्टेट। तो ये टेलीकॉम लॉ है, तब हमको ये समझना है कि टेलीकॉम लॉ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कब पढ़ा था, परसों के दिन ही पढ़ा था, ज़्यादा दिन नहीं हुए उस बात को, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी सी चीज़ ऑथर के जो व्यू है वो समझा देता हूँ। अब मैं आपको ऑथर का एक बेसिक व्यू समझा देता हूँ कि ऑथर बोल रहा है कि देखो आपने ये तो बोल दिया कि हमने टेलीकॉम लॉ पास कर दिया है, पर क्या आपने टेलीकॉम लॉ को पास क्या किया है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस किससे किया है, पुराने जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 वाला जो टेलीग्राफ एक्ट था उसको आपने अल्टीमेटली रिप्लेस कर दिया। अब जब आपको रिप्लेस ही करना था तो आप इतना परेशान ही क्यों हुए। अगर आप उसके अंदर या तो नए प्रोविजन ऐड करते, हमारे जो होम मिनिस्टर सर है उन्होंने बोला है कि हम, और जो अश्विनी वैष्णव सर है उन्होंने बोला है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम ब्रिटिश जो कॉलोनी है उस माइंडसेट को हटाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो वेरी नाइस थिंग है, लेकिन एक्चुअल में क्या आपने उस माइंडसेट को चेंज किया भी है। आपने लॉ के अंदर तो लॉ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की जगह उसको रिप्लेस करके जो टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 लेके तो आ गए हो आप, बट क्या आपने प्रोविजंस चेंज किए हैं। अगर प्रोविजंस चेंज नहीं किए तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम उनका माइंडसेट चेंज कर देंगे। अरे उस टाइम पे जो प्रोविजंस थे वो सेम अभी एप्लीकेबल कर दिया आपने, तो कुछ लॉ में तो कुछ चेंज नहीं किया, अंदर तो बस बाहर से उसका नाम चेंज करने से क्या माइंडसेट चेंज हो जाएगा, नहीं। कॉलोनियल माइंडसेट तभी चेंज होगा जब उसके अंदर की चीज़ें प्रोविजंस भी अभी के हिसाब से, उस बात को 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 120-130 साल हो गए लॉ बने हुए हैं, और उस पीरियड से अभी तक क्या आपने 130 साल बाद अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, ऐसा ऑथर बोलना चाह रहा है। तो अभी मैं आपको नंबर वाइज मेन पॉइंट्स बताते जाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल। देखो अभी क्या हुआ कि अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि भारत मूव्स ऑन, यानी भारत आगे बढ़ चुका है, किससे, कॉलोनियल माइंडसेट से। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस थिंग, माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ऑथर कहना चाहता है कि अगर आपने ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट 1885 आया था तो उसकी प्रोविजन तो आपने सेम ही रखी है, तो फिर क्या चेंज किया। उसके अलावा एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था पहले,
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, अब उसका नाम करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। तो क्या नाम चेंज करने से क्या और भी प्रोविजन चेंज हुए? उसकी जगह उस पैसे को अगर नई चीज़ों पर नई जगह इन्वेस्ट किया जाता तो एक्चुअल में उस नाम का कुछ यूटिलाइजेशन भी था, बट पुराने नाम का कोई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम चेंज करके डिजिटल भारत निधि करने से कुछ होगा नहीं, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ये मेरे विचार नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। सेल्स ऑफ स्मार्टफोन इज डिक्रीजिंग, अभी स्मार्टफोन की सेल्स भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम ऐसा लग रहा है कि भाई लोग इसके लिए अपग्रेड भी कम है। मतलब लोगों को अपडेट टेलीकम्युनिकेशन बिल लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हो, लेकिन ऑब्वियस है वाई मतलब मोबाइल की सेलिंग कम हो रही है, तो ये भी अपने आप में इशू है। फोकस शुड बी ऑन इनोवेशन, और इसके अलावा जो इनोवेशन पर फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा ऑथर बोलता है। अगर इनोवेशन पर फोकस होगा तभी जाके हम भी जीवन भर लाइफ टाइम खुश रह पाएंगे। और साथ के साथ ही जो टेलीकम्युनिकेशन जो बिल आया है, अगर उसमें प्रॉपर्ली इनोवेशन पर फोकस किया जाएगा तो उसके ऑब्जेक्ट भी पूरे हो जाएंगे और हम कॉलोनियल माइंड सेट से भी बाहर निकल जाएंगे। और उससे निकलने के बाद अगर हम प्रॉपर्ली उस बिल का अंदर अगर अच्छे प्रोविजंस आते या प्रोविजंस में कुछ चेंज होता तो जो समाज के लिए भी बेनिफिशियल होता। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज फॉर ओनली सम प्राइवेट प्लेयर्स, ऐसा ऑथर बोलता है। जैसे जियो है, अडानी ग्रुप्स है, उनको क्या सैटेलाइट प्लेयर्स में अभी वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और दूसरी कंपनीज तो अभी तक आई भी नहीं है। तो ऐसा ऑथर बोलता है कि जो उनका कोई स्पेसिफिकली मतलब ऑथर कहता है कि हमने कुछ स्पेसिफिकली सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सर्विस की कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रह गई है, तो इसके कारण दूसरे प्लेयर्स को तो चांस ही नहीं मिलता है। द वर्ड लाइसेंस इज नाउ चेंज टू ऑथोराइजेशन, और पहले वर्ड था लाइसेंस, अब उसका नाम चेंज करके ऑथोराइजेशन कर दिया, तो ये भी अपने आप में इशू है। तो क्या सिर्फ लाइसेंस को चेंज करके ऑथोराइज करने से क्या होगा? प्रोसीजर चेंज हो जाएगा क्या? प्रोसीजर तो सिंपल रहेगा, वो का वही सेम रहेगा। मतलब मोर पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई है। उसके अलावा कंप्लीट सर्विलेंस ऑन मैसेज, कंप्लीट सर्विलेंस की जाती है मैसेज पे, तो अगर कोई भी हमारा प्राइवेट मैसेज है उसको भी टेलीकम्युनिकेशन बिल के थ्रू पढ़ लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नो पार्लियामेंट्री डिस्कशन, और कोई भी पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो पार्लियामेंट्री डिस्कशन। अब इसके अंदर ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है उस पर कोई पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं हुआ है, वहाँ पर एमपी ऑलरेडी सस्पेंडेड थे, तो ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी का हनन है। और हम केवल कॉलोनियल मतलब जो रोल लॉ है उनको चेंज कर रहे हैं, ना कि कॉलोनियल माइंड सेट को, ऐसा ऑथर बोलना चाह रहा है। अगर हमको कॉलोनियल माइंड सेट को चेंज करना है तो हमको एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कॉलोनियल हमको लॉ के अंदर प्रोविजंस भी चेंज करने पड़ेंगे। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर क्या माइंड सेट था, उसके हिसाब से काम नहीं करना है। अभी जो तत्कालीन सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हमको रिएक्ट करना है, ऐसा ऑथर बोलता है। तो चलो हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है टॉपिक को। अब एक न्यूज़ थी मलेरिया की जो कल ही पढ़ानी थी, बट कल एक्चुअली थोड़ा टाइम की डिले हो गया था, तो मैंने कहा कि इसको आज लेना था। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं मलेरिया का टॉपिक कर लूँगा। तो अभी मलेरिया की न्यूज़ क्यों आई है, उसके अंदर क्या हुआ कि 2022 के अंदर 68% ऑफ मलेरिया केसेज इन साउथ ईस्ट एशिया वर फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से कितने केस थे? 68%। तो अब इस चीज़ को समझो, ये लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिसीज है। याद रखना, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है वो किससे पैदा होती है? मच्छर से। मॉस्किटो बोर्न डिसीज है। और एक मॉस्किटो का नाम क्या है, मतलब जो वायरस का नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और जो एशिया का जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, इस टाइप की जो वायरस के द्वारा ये फैलता है मलेरिया। उसके बाद द पैरासाइट स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, तो जो प्रमोट होती है जो हमारा जो पैरासाइट्स है जो हमने अभी पढ़ा था प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, वो क्या होता है? वो स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफोलिस मॉस्किटो। एक फीमेल मॉस्किटो है उसका नाम है एनीफोलिस मॉस्किटो, उसके द्वारा जो ये वायरस पैरासाइट्स होता है वो फैलता है किसके अंदर? अगर वो बाइट कर देती है इन्फेक्टेड पर्सन से, उनको बाइट किया, उसके बाद वो थर्ड पर्सन को फिर से बाइट कर देते हैं, तो ये जो पैरासाइट्स वाला जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो फैल जाता है। और वो होता है किसके थ्रू? एक फीमेल मच्छर है एनोफोलिस मॉस्किटो। When an infected mosquito bites a person, the parasites is released into the bloodstream and other then into liver। अब इस चीज़ को याद रखना, जब क्या होता है इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होता है वो एक पर्सन को हिट करता है तो क्या नाम है पैरासाइट्स इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो जाता है एंड देन इनटू लीवर। उसके बाद धीरे धीरे लीवर में चला जाता है और इंसान की डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब ये सब इन्फेक्टेड मॉस्किटो है और उसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो और ये फीमेल स्पीसीज है। सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स होते हैं आदमी को पसीना होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, जुकाम होने लग जाता है, और उसके अलावा वोमिटिंग होने लग जाती है और पेन होने लग जाता है। चलो वैसे वर्ड गलत निकल गया, पेन होने लग जाता है किससे? एक तो स्वीटिंग, हेडेक, न्यूसिया, वोमिटिंग एंड पेन। टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स के पैरासाइट्स कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, यानी पैरासाइट्स के अंदर 4 टाइप्स के जो पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, एक प्लाज्मोडियम ओवेल, एक प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीबेरम। ये इस टाइप के जो 4 प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है, इन चारों वायरस के द्वारा क्या ये मतलब ये जो इसके टाइप्स है इन वायरस के प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के 4 टाइप्स है जिनसे हमारे मलेरिया फैलता है। एक तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये याद हो गया। इंडियन सिनेरियो को समझ लो, 2% ऑफ ग्लोबल डेथ किससे होती है? मलेरिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो टोटल डेथ हो रही है उसका 2% किससे होती है? मलेरिया से। और 85.2% ऑफ मलेरिया की केस है वो साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया से। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण मच्छर की पैदावार भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इनिशिएटिव देख लो,
एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया किसने, फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के लिए 2017 से 2022 के लिए, एंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, और जो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखना है कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है। अब वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन, 2 वैक्सीन के नाम याद रखना है, एक तो RTS-US और एक R21, एक तो RTS-US एंड R21। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो बताना, BCG वैक्सीन जो कि रिसेंटली न्यूज में थी वो किस से रिलेटेड है, किस डिसीज से रिलेटेड है। चलो ये आंसर आता है या नहीं आता है, तो अब मैं देखता हूँ। देखिए, तो RTS-US डेवलप्ड बाय ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अब इस चीज़ को याद रखना, जो RTS-US है जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। RTS-US एंड जो R21, ये दोनों वैक्सीन किससे रिलेटेड है, ये मलेरिया से रिलेटेड है और ये दोनों रिसेंटली डेवलप्ड है। चलो ये टॉपिक समझ लिया, तो मलेरिया को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा हमने जो टेलीकॉम बिल के उत्तर के व्यू पढ़ लिए थे, टेलीकम्युनिकेशन बिल भी अगर वापस न्यूज़ में आएगा तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है परसों की वीडियो के अंदर 22 तारीख के, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या कि टेलीकॉम अभी तो उत्तर के व्यू थे तो हमने उत्तर के व्यू पढ़ लिए, अगर हमको लगेगा तो हम टेलीकम्युनिकेशन बिल को वापस पढ़ लेंगे सारी प्रोविजंस को। एंड उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, उसके अलावा नेशनल क्रिचर स्कीम पढ़ लिया है, एंड और C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ लिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ लिया है। उसके अलावा 1 सेकंड है ना, PM देवाइन स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसकी मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कौन सी मिनिस्ट्री है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री। एंड क्या पढ़ा था, उसके अलावा हमने और टॉपिक्स पढ़े हैं आज, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े हैं। इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप को पढ़ लिया है, और रिपब्लिक डे को भी मैंने आपको शॉर्ट बेसिस पे थोड़ा समझा दिया था। एंड सबसे मेन एक ब्लू ड्रैगन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है हमारे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।